सोनीपत लोकसभा में कांग्रेस की तरह अब भाजपा भी एक तगड़ा उम्मीदवार देने वाली है। अब की बार यानी कि कांग्रेस भी पूरे सर्वे, पूरे सिस्टम के साथ में जहां लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है, तो उसी के मुकाबले में, उसी की रणनीति को तोड़ निकालने के लिए भाजपा अपना उम्मीदवार उतार रही है। क्योंकि अब की बार भाजपा के पास हरियाणा में हिंदुत्व का कार्ड नहीं है और ना ही जो मोदी का ब्रांड था, ना ही मोदी का ब्रांड है। अगर हम 2019 के चुनाव में या इससे पहले 2014 के चुनाव में भी अगर हम देखते हैं, तो उस वक्त मोदी के नाम पर, मोदी की लहर में, मोदी की सुनामी में सब कुछ बह गया था। मतलब उन्हें चेहरा की बजाय सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। 2019 के चुनाव में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से अपील कर रहे थे कि इज्जत बचा लियो, तब भी लोगों का एक यही कथन था कि मोदी जरूरी है। लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं मोदी का जो फेस है वो कम हुआ है, उसकी ब्रांडिंग कम हुई है। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें भाजपा जीतने वाली अब की बार सोनीपत लोकसभा में ऐसा कौन सा उम्मीदवार दे रही है कि कम से कम सोनीपत में तो तगड़ी पैठ बने। क्योंकि सोनीपत लोकसभा के साथ में वो कई जिले कवर करती है, जींद भी इसी में आता है सोनीपत लोकसभा में। तो कौन वो चेहरा है, क्यों उस पे भाजपा अपनी यानी कि जिस प्रकार से एक वर्ग बनाम 35 वर्ग बनाम के ऊपर खेल रही है, तो वहां पर एक वर्ग पर क्यों खेलना चाह रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। कौन है वो चेहरा? चर्चा से पहले आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि हरियाणा में जो 10 सीटें भाजपा ने ली थी 2019 में, क्या अब 10 की 10 ले पाएंगी या फिर कितने लेगी? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्रेश। सोनीपत लोकसभा की बात करें तो सोनीपत लोकसभा में अब की बार जींद जींद जो जिला है, उन्होंने अब की बार ये अपनी बात रखी है कि हर बार सोनीपत की तरफ सांसद चला जाता है, अब की बार जींद का नुमाइंदा दिल्ली में भेजेंगे। तो ऐसे में इस खेल को भाजपा ने लपक लिया है और जो जींद जिला है उसके सोनीपत लोकसभा में 3 विधानसभा आती है और इन्हीं 3 विधानसभाओं ने 2019 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेल बिगाड़ा था। तो फिर अब कौन चेहरा है? मजबूत चेहरा चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सोनीपत लोकसभा की जींद जिला में 3 सीटें आती है, वहां पर प्रभाव छोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। उसकी जो चर्चाएं हैं, उस नाम को लेकर के, वो नाम राजू का चर्चाओं में है। क्योंकि राजू हाल फिलहाल जिला अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी के नीचे से लेकर के ऊपर तक अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है, लोगों से मिलजुल रही है। हालांकि उसका पहले नाम सफीदो लोकसभा, जो सफीदो विधानसभा है, माफी चाहूंगा, सफीदो विधानसभा है, उसके अंदर लिया जा रहा था कि बीजेपी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद जींद में भी उनका नाम लिया गया, लेकिन अब हाल फिलहाल यही कहा जा रहा है कि राजू को सोनीपत लोकसभा से टिकट दी जा सकती है और जींद जिला की 3 विधानसभाओं में उनका एक विशेष प्रभाव है। और उसके साथ में बड़ौदा जो विधानसभा है, उसमें भी अपनी एक उसकी विशेष पहचान है।
बड़ौदा में क्यों, कैसे, जब वो जींद जिला का पार्टी ही नहीं है? इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, जींद के अंदर जो बड़ौदा है, सोनीपत लोकसभा की विधानसभा, वो लुधाना गांव है, लुधाना गांव राजू का है। और जो लुधाना गांव है वो अंतिम गांव है। एक नहर के इस तरफ जींद और उससे उस साइड बड़ौदा है, यानी कि सीधे तौर पर जुलाना की और बड़ौदा की जो उसकी सीमा है वो मिलती है। तो वो भी लाभ है कहीं ना कहीं हो सकता है। और सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में खास तौर पर बीजेपी का प्रभाव है। तो 3-4 जो विधानसभा है जो बीजेपी की प्लानिंग हो सकती है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। जो जींद जिले में लोकसभा के प्रत्याशी को लेकर के चर्चा हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद हम जातिगत समीकरणों पर भी चलेंगे। से पहले पूरी जो चर्चा है उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। राजू के लिए सबसे बड़ा यही यही खेल उसके काम आ सकता है। जिन जिले की 3 विधानसभा के साथ में बड़ौदा की विधानसभा का भी फायदा राजू को मिल सकता है। राजू जिलाध्यक्ष भी है, पहले अच्छी अपनी एक राजनीतिक उन्होंने जमीन तैयार की है। तो ऐसे में उसे इस बात का फायदा हो सकता है। अगर आप 2019 के चुनाव में देखेंगे कि रमेश कौशिक के सामने कदावर नेता हरियाणा का, वो भी उसी क्षेत्र का भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसकी रोहतक और सोनीपत में बड़ी तूती बोलती है, लेकिन वहां से लाखों वोट से वो चुनाव हार जाते हैं। जबकि उसकी ससुराल भी उसी लोकसभा में है, सब कुछ वहां पर है, फिर भी वो लोकसभा में लाख वोट से हार जाते हैं। तो देखा और समझा जा सकता है कि अब जो बीजेपी की रणनीति है उसी के तहत तो वो चुनाव जीते हैं। पुलवामा है या जो भी है, उस वक्त जो बड़ा फैक्टर रहा, मोदी की ब्रांडिंग लगा लीजिए। और जो नरेंद्र कौशिक हैं वो पहले भी चुनाव 2014 का वहीं से जीता था। और ये जो लोकसभा सीट है, हालांकि जाट बाहुल्य सीट आती है, लेकिन पिछले 2 योजनाओं से 2014 और 2019 के चुनाव में वहां से चुनाव जीते थे। और खास तौर पर खास बात यही है कि यहाँ पर बाद में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां लोकसभा में इतनी तगड़ी जीत होती है, लेकिन सीट भाजपा की उस वक्त सिर्फ 3 आती है। एक जजपा ले जाती है और 5 कांग्रेस ले जाती है। विधानसभा के चुनाव में डामाडोल स्थिति हो जाती है। हालांकि जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ होने के साथ में, फिर भी यानी कि 9 विधानसभाओं में से 5 ही सीट कांग्रेस जीत पाती है। समझा जा सकता है कि क्या कुछ रणनीति भाजपा तैयार करती है। और जिसमें जुलाना जजपा ले जाती है, जींद से भाजपा, सफीदों से कांग्रेस और बड़ौदा से भी कांग्रेस उस वक्त ले जाती है। तो को सीधे तौर पर यही खेल समझा जा सकता है कि बीजेपी अपनी रणनीति से वहां पर काम कर रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो वोट बैंक खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही, वहाँ जो सोनीपत लोकसभा है वहां पर ज्यादा मिलता है। तो सोनीपत लोकसभा में टोटल जो वोट बताए गए हैं वो 15 लाख के आसपास बताए गए हैं, 15,27,000 के करीब बताए गए हैं। तो ऐसे में जो वहां पर जाट बाहुल्य क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि सीधी नेचुरली सी बात है कि वहां पर जाटों के वोट ज्यादा हैं। तो अगर हम वहाँ जातिगत समीकरणों की बात करें सोनीपत लोकसभा में, तो 5,20,000 जो वोट हैं वो जाटों के वोट हैं और 90,000 ब्राह्मणों के वोट हैं। तभी तो वहां से कौशिक साहब चुनाव जीतते आ रहे हैं। 1,40,000 वहां पर रविदासियों के वोट हैं। और रविदासियों के भी अहम रोल वहां पर रहता है, क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ा है, ब्राह्मणों से भी ज्यादा वोट बैंक है। 60,000 के आसपास वाल्मीकियों के वोट हैं, तो 1,10,000 पंजाबियों के वोट हैं। अगर समझा जाए
गणित जो बीजेपी अक्सर खेलती है 2014 और 19 के अंदर, अब यहाँ पर ब्राह्मणों के 90,000 वोट हो गए और पंजाबियों के 1,10,000 हो गए, तो 80,000 अग्रवाल समाज के हो गए। इन्हीं वोटों के सहारे बीजेपी चुनाव जीतती आ रही थी। लेकिन अब जैसे राजू को लेकर के चर्चा हो रही है, तो बेशक से जाट वर्ग नाराज हैं, लेकिन जाट वर्ग के साथ में जो बीजेपी का पैठ वोट बैंक है, पंजाबियों का जैसे वोट बैंक है जो 1,10,000 है, तो दूसरी तरफ अग्रवाल समाज का जो भी वोट है वो भी बीजेपी को प्रभावित करने वाला है, मतलब बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है, जिसकी संख्या 80,000 के आसपास है। तो ब्राह्मण समाज भी ज्यादातर बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसके साथ खड़ा होता है और वो मोदी को हिंदुत्व मानता है, और ब्राह्मण समाज ज्यादातर हिंदुत्व के साथ खड़ा होता है। तो वो भी 90,000 का जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा दे सकता है। तो विधानसभा अगर जो बात करें, पहले जो शहर के जो मतदाता है और ग्रामीण जो मतदाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहां पर जो शहरी वोट है 4,25,000 है, तो ग्रामीण जो वोट है वो 18,80,000 के आसपास के वोट हैं। तो समझा जा सकता है कि जो ग्रामीण और शहरी जो वोट है, ज्यादातर जो शहरी वोट है वो बीजेपी के साथ खड़ा मिलता है। और ग्रामीण में जो एक वर्ग बनाम 35 वर्ग का जो खेल है वो भी बीजेपी को फायदा कहीं ना कहीं देता है। तो ग्रामीण वोटर बैंक के बलबूते भी खेल बड़ा होता है। गन्नौर विधानसभा में, विधानसभा के अनुसार अगर हम बात करें, पहले गन्नौर विधानसभा की बात करें, तो वहां पर जाटों की संख्या 58,000 है। तो अन्य जो प्रमुख जातियां हैं जो चुनाव विधायक और सांसद बनाती है, ज्यादातर बीजेपी इसका साथ लेती है, कि वो एक वर्ग बनाम 35 वर्ग का जो खेल खेला जाता है, मैं उसी को लेकर के बात कर रहा हूँ। उनकी संख्या 66,500 है। तो मुस्लिमों की भी संख्या ठीक ठाक है, यहाँ पर 15,500 के आसपास है। तो गांव के जो मतदाता गन्नौर के अंदर हैं वो 1,42,000 के आसपास है, और जो गन्नौर कस्बा है उसकी बात करें तो लगभग 28,000 के आसपास वहां पर वोट मत है। और राय विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी जाटों की संख्या 46,000 के आसपास वोट हैं, और जो अन्य अन्य प्रमुख जातियां हैं उनके 1,18,000 के आसपास वोट हैं। खरगोदा विधानसभा की बात करें तो खरगोदा के अंदर जाट 79,000 हैं, और अन्य प्रमुख जातियां 43,000 के आसपास हैं। और जो वहां पर जो गांव का है खरखौदा के अंदर, उनके 1,41,000 के आसपास है। तो कस्बा के अंदर 16,750 वोट बैंक हैं। खरखौदा के बाद चलते हैं सोनीपत, जो कि एक शहरी विधानसभा सीट है। तो वहां पर भी जाटों के जो वोट है वो 25,000 के लगभग है, और जो प्रमुख जातियां हैं उनके भी 80,500 के आसपास वोट हैं। इसके बाद गोहाना सोनीपत, गोहाना सीट की बात करें तो वहां पर भी जो जाटों की संख्या है 65,000 के आसपास है, और जो प्रमुख जातियां हैं उनके 95,000 वोट हैं। और जो गांव की बात करें तो जो गांव के मतदाता है 1,25,000 है, और शहर में लगभग 42,000 वोटर हैं। बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में उपचुनाव हुआ था, तो सीधे जाट नॉन जाट वहां पर हुआ था, और जिसका फायदा सीधे तौर पर वहां कांग्रेस लेकर के चली गई थी, क्योंकि उस वक्त जो एक वर्ग था वो एक साथ बड़ा अपनी एकता और मजबूती दिखाई थी, और कांग्रेस वहां पर चुनाव जीत गई थी। तो वहां पर जो 94,000 के आसपास जाट वोट है, तो प्रमुख जातियों के 75,000 के आसपास हैं। सफीदों की बात करें तो सफीदों के अंदर जो जाट हैं वो 30,000 हैं, और अन्य प्रमुख जातियां हैं जो 90,000 के आसपास हैं। शहरी वोट वहां पर 13,734 हैं, तो ग्रामीण 1,58,000 वोट हैं। जुलाना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी
जाटों की संख्या अच्छी है, 17,000 के आसपास वहां पर वोट है। और शहर के 13,734 और गांव के वोट 1,58,000 के आसपास है। जींद विधानसभा की बात करें तो जींद में भी जब उपचुनाव हुआ था, जिसने कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों खराब कर दी थी, क्योंकि जींद उपचुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस बड़ी मजबूत थी। जैसे ही रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां से चुनाव हार जाते हैं तो कांग्रेस की नैया डूबनी शुरू हो जाती है। हालांकि वहां पर जाट बाहुल्य क्षेत्र बोला जाता है, लेकिन जींद विधानसभा के अंदर जो 35 वर्ग है, उन्होंने अपनी पूरी एकता दिखाते हुए कांग्रेस को हरा दिया था। और उस वक्त जींद उपचुनाव की बात कर रहा हूं मैं, और भाजपा को जितवा दिया था। उस समय किशन मिड्डा पहली बार विधायक बनकर आए थे। तो जाटों के जो वोट हैं वो 44,000 के आसपास है, तो अन्य 47,000 के आसपास है। शहरी वोट 1.13 लाख, यानी कि 1,13,000 वोट हैं। वहीं ग्रामीण वोटों की बात करें तो 59,130 के आसपास वोट है। तो पूरी फिल्म आपको समझ में आ गई होगी। जो जातिगत आंकड़े भी मैंने दे दिए हैं आपको, विधानसभा वाइज भी जातिगत आंकड़े बता दिए हैं। तो बीजेपी चेहरा बदल रही है, चेहरा बदल सकती है, ऐसी खबर आ रही है कि जो पुराने चेहरे हो गए हैं अब उस पर दांव लगाने की बजाय नए चेहरों पर दांव लगाने की कोशिश में है। अब कांग्रेस को टक्कर राजू दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन आप अपनी राय जरूर इसमें हाल फिलहाल दे सकते हैं। तो आप भी अपनी राय इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दें कि राजू पर दांव लगाना भाजपा को फायदेमंद रहेगा या नहीं। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए दावी सप्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नए विश्लेषण और मुद्दे में। जिंदाबाद।